जितने भी अभी हम पीछे पॉलिसीज़ पढ़ के आए हैं उसमें कोई ख़ास चेंजेस नहीं किए गए थे जितने बड़े चेंजेस इस वाली पॉलिसी के अंदर जो हैं किए गए थे। इसलिए ये पॉलिसी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। सारे बड़े बड़े मेजर चेंजेस इस पॉलिसी के अंदर किए गए हैं। तो सबसे पहले ये क्या कह रहा है ज़रा देखते हैं। कह रहा है कि भाई भारत में तीव्र औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण से सर्वप्रथम 1948 के बाद 1956 में भारत सरकार की ओर से औद्योगिक नीति प्रस्तावों की घोषणा की गई। 1956 की औद्योगिक नीति के बाद 1953 में, 1977 में, 1980 में, 1990 में कई सारी पॉलिसीज़ क्या की गई, कई सारी पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट किया गया। जो पुरानी पॉलिसीज़ थी उसके अंदर संशोधन किया गया, उसको रेक्टिफाई किया गया, जिससे कि क्या हो सके, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में उत्पन्न अनेक जटिलताओं और समस्याओं को दूर किया जा सके। ये हम पीछे पढ़ते ही आ रहे हैं कि भाई सबसे पहले 1948 में हमने बनाई, उसके बाद जो भी कोई कमी पेशी थी 1956 में दोबारा संशोधित किया, फिर उसमें जो कमी पेशी थी फिर 77 में, फिर 80 में, फिर 90 में। ये सब सरकार इसलिए कर रही थी क्योंकि औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए, पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास करने के लिए, ग्रामीण और शहरी विषमताओं को दूर करने के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए, इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए सरकार अपनी पॉलिसी के अंदर चेंज लेके आ रही थी। 80 के दशक में सरकार ने उद्योगों में उदारीकरण की नीति को अपनाया और उसको अधिक कुशल बनाने के दृष्टिकोण से अनेक रियायतों की घोषणा की। उसी क्रम को आगे बढ़ते हुए भारत सरकार को 29 जुलाई 1991 को एक नया औद्योगिक प्रस्ताव की घोषणा की गई। ये नई औद्योगिक नीति भारतीय औद्योगिक अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ी सीमा तक नियंत्रण मुक्त करती है। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है कि इस पॉलिसी के अंदर अभी तक हमने पीछे जितने भी बैरियर पड़े हैं, जितने भी रूल रिस्ट्रिक्शंस बैरियर सरकार ने उद्योगों पर लगा रखे थे, जैसे कि लाइसेंस लेना है, ये भाई इस कैटेगरी की जो है इतनी इंडस्ट्री मैं ओपन कर सकती हूँ, इतनी तू ओपन कर सकता है, इतनी हम मिल के ओपन कर सकते हैं, ये वस्तु केवल लघु उद्योग बना सकता है, ये वस्तु केवल कुटीर उद्योग बना सकता है, ये सारा सिस्टम सरकार ने ख़त्म कर दिया अपनी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी 24 जुलाई 1991 में जो लेकर आई। ऐसा बेटा सरकार ने इसलिए किया क्योंकि 1990 तक आते आते, जब से हम आज़ाद हुए थे तब से लेके 1990 तक, इन 40 सालों के अंदर हमें बहुत ही ज़्यादा घाटा, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हमको झेलना पड़ गया, जिसकी वजह से सरकार को ये रियलाइज़ हुआ कि यार जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमने अडॉप्ट कर रखी है वो ठीक नहीं है, उसके अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। इसलिए सरकार ने ऐसा किया। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है कि सरकार ने क्या करा, सरकार ने उद्योगों में उदारीकरण की नीति को अपनाया। जैसे कि आप जानते ही हैं, 3 वर्ड आपने सुने भी होंगे, एक होता है उदारीकरण, एक होता है निजीकरण और एक होता है वैश्वीकरण, जिसको LPG के नाम से हम जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो उदारीकरण का मतलब क्या होता है? उदारीकरण का मतलब होता है उदार हो जाना, मतलब कि सरकार ने जो भी रूल, रेगुलेशन, रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी वो सब हटा दीजिए और अर्थव्यवस्था को क्या कर दीजिए, अर्थव्यवस्था को जो है नियंत्रण मुक्त कर दीजिए, सरकार का कंट्रोल ख़त्म कर दीजिए जो भी सरकार ने लगा रखा है। इससे उद्योगों को फ्रीडम मिलेगी, इससे उद्योगों को आज़ादी मिलेगी, वो जो चाहें वो कर सकते हैं बिना सरकार की अनुमति के। तो बिना सरकार की अनुमति के वो जो चाहे वो कर सकते हैं, इस वजह से सरकार ने ऐसा किया। तो इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इसके अगर हम उद्देश्य की बात करें कि आखिर ये पॉलिसी क्यों लेके आई सरकार, क्या सरकार के ऑब्जेक्ट थे इसके पीछे, तो सबसे पहले कह रहा है औद्योगिक क्षेत्र में अब तक प्राप्त किए गए लाभों को कायम रखना। अभी तक जितनी भी हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया है, उससे औद्योगिक क्षेत्र के अंदर जितने भी लाभ हो रहे हैं वो वैसे ही कंटिन्यू चलते रहेंगे, उसके अंदर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जो फ़ायदे मिल रहे थे वो मिलते रहेंगे, उसमें किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आना चाहिए।
निर्यातों द्वारा आयातों का भुगतान करना और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना करना। हमने बेटा इस पॉलिसी को इसलिए अडॉप्ट किया क्योंकि हम जो है उस टाइम पे हमारे भुगतान संतुलन और भी कई सारी चीज़ें हैं, सरकारी बजट, इन सब में घाटे हो रहे थे। इन घाटों को पूरा करने के लिए सरकार ने अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को चेंज किया और सरकार ने आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाने का निर्णय लिया कि भाई आत्मनिर्भरता का मतलब है, पहले हम फूड क्रॉप्स भी दूसरे देशों से लेते थे, गेहूं चावल वगैरह, लेकिन सरकार ने इस चीज़ को, जब हमने अपनी पंचवर्षीय योजना बनाई थी वहाँ पे भी हमने ऑब्जेक्ट रखा कि भाई आत्मनिर्भर होना है, तब जाके हमने हरित क्रांति वगैरह को अपनाया और अब हम जो है आत्मनिर्भर हो चुके हैं फूड क्रॉप्स के मामले में। तो सरकार ये चाहती है हर चीज़ में आत्मनिर्भर और दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना, खुद करना है जो करना है। पिछड़े हुए क्षेत्रों में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, ये तो हम पीछे से ही पढ़ते आ रहे हैं, और लघु स्तरीय क्षेत्र की सहायता में वृद्धि करना, ये भी पीछे से ही पढ़ते आ रहे हैं। और क्या कहते हैं, सभी निर्माण क्रियाओं का प्रतियोगिता के लिए खुला छोड़ देना। जितने भी इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं वो सेक्टर क्या कर सकें, वो सेक्टर्स जो हैं फ्रीली वर्क कर सकें, इसलिए उनको क्या कर देना, इसलिए उनको जो है खुला छोड़ देना। तो इसको हम कहते हैं 1991 की औद्योगिक नीति के उद्देश्य। ये उद्देश्य हैं कि आखिर सरकार ये क्यों लेके आई। जो जैसा चल रहा है वो वैसा चलता ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। पिछड़े हुए क्षेत्रों की तरफ ध्यान दिया जाएगा एंड लघु उद्योगों को सहायता दी जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इंडस्ट्री के ऊपर जितने भी अननेसेसरी रूल रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे उनको ख़त्म किया जाएगा। जैसे कि इसके हम विशेषताएं पढ़ते हैं तो आपको ज़रा समझ में आएगा। सबसे बड़ा और जो सबसे मेजर चेंज इस पॉलिसी के अंदर किया गया वो है बेटा औद्योगिक लाइसेंस को ख़त्म कर देना। हमने पीछे पढ़ा था कि सरकार ने भाई हर इंडस्ट्री के लिए क्या कर रखा था, लाइसेंस कर रखा था कि भाई पहले मेरे से लाइसेंस लेना, अगर मैं लाइसेंस दूंगी, परमिशन दूंगी तो जाके आप इंडस्ट्री ओपन कर सकते हो, अदरवाइज़ आप इंडस्ट्री ओपन नहीं कर सकते। तो सरकार ने ये लाइसेंस वाला सिस्टम ही ख़त्म कर दिया। अर्थव्यवस्था से नियंत्रण की भूमिका को समाप्त करने व अर्थव्यवस्था को और अधिक उदार बनाने के विचार से सरकार इस नीति के अंतर्गत केवल कुछ उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की व्यवस्था को ही समाप्त कर दिया। प्रारंभ में इस नीति के अंतर्गत केवल 18 उद्योग जो कि ये थे, इनको जो है इनके लिए केवल लाइसेंस लेने की ज़रूरत थी, लेकिन अब केवल जो है इसके अंदर केवल 7 उद्योग रह गए हैं। और अब तो जो है बेटा 7 भी नहीं, केवल 5 उद्योग रह गए हैं जिनके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा अगर उस टाइप का काम करना है, जिसके अंदर बेटा गोला, बम, बारूद, सिगरेट, ऐसी चीज़ें का अगर आपको काम करना है तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है सरकार से। जैसे कि खतरनाक रसायन, दवाइयाँ, अल्कोहल, सिगरेट, ये बेटा ये भी अभी भी ऐसे हैं, इनके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। 4 से 5 इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिसके लिए सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है। अब इन 5 कामों को छोड़ के अगर मुझे दवाइयों का काम करना है, गोला, बम, बारूद, रसायन से अल्कोहल, इन कामों को छोड़कर अगर मुझे कोई भी काम करना है तो अब मेरे को सरकार से किसी भी तरीके की कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस पॉलिसी का सबसे बड़ा और सबसे मेजर चेंज यही है कि सरकार ने लाइसेंस का सिस्टम ही ख़त्म कर दिया कि जो ज़िंदगी में आए करो, इन 5 कामों को छोड़कर ये 5 काम में मेरी परमिशन ले लेना बस। और जिसको जो इंडस्ट्री खोलनी है वो खोले, मेरी परमिशन की कोई ज़रूरत अब नहीं है। सबसे पहला फीचर है ये इसका। दूसरा जो है, इसके लिए भी लाइसेंस की ज़रूरत है। दूसरा जो है वो है विदेशी विनियोग तथा तकनीकी के लिए खुली छूट। हमने इससे पीछे वाली औद्योगिक नीति के अंदर पढ़ा था कि सरकार ने ना आयात पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे। हम दूसरे देशों से आयात तक नहीं कर सकते थे, और जो दूसरे देशों के लोग हमारे देशों में आकर इन्वेस्ट करना चाहते थे उस पे भी रिस्ट्रिक्शंस थी। कोई दूसरे देश का बंदा हमारे देश के अंदर आकर कंपनी नहीं खोल सकता था, उस पे भी रिस्ट्रिक्शंस थी। तो सरकार ने इस चीज़ को ठीक करने के लिए क्या किया, दो चीज़ें बेटा यहाँ पे। सबसे पहला है विदेशी विनियोग को समझेंगे। विदेशी विनियोग का मतलब होता है जो दूसरे देश के लोग हमारे देशों में आकर निवेश करते हैं।
विदेशी विनियोग के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष पाबंदियों को समाप्त कर दिया गया। अब नई नीति के अंतर्गत उच्च प्राथमिकता वाले उद्योग जिनमें अधिक विनियोग व उस तकनीक की आवश्यकता होती है जिसमें विदेशी विनियोगों को आकर्षित करने के लिए 51% की क्षमता की भागीदारी तक किसी भी प्रकार की सरकार की इजाज़त लेने की आवश्यकता नहीं होगी। पहले ये जो लिमिट थी ये केवल 40% की थी कि 40% तक इन्वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ाकर 51% तक कर दिया गया, 50% से भी ज़्यादा, ताकि फॉरेनर इन्वेस्टर जो हैं वो अट्रैक्ट हो सकें और निवेश करें। दिसंबर 96 में 9 प्रकार के उद्योगों में 74% विदेशी क्षमता की भागीदारी तक रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं रही है। रिजर्व बैंक से अनुमति ला लेने की सूची में 3 उद्योगों को 50% भागीदारी, 13 उद्योगों को 51% की भागीदारी पर छोड़ दिया गया है। अलग अलग डिपेंड करता है आपका काम किस टाइप का है, तो उसके अकॉर्डिंगली फॉरेन इन्वेस्टर आपकी कंपनी में कितना इन्वेस्ट कर सकता है वो आपकी इंडस्ट्री के टाइप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का काम करते हो, क्या बनाते हो आप। इस प्रकार अब 51% की भागीदारी की इजाज़त ना लेने की सूची में 74% तक की भागीदारी अनुमति ला लेने की सूची में 9 उद्योग, और ये वही लिखा हुआ है ऊपर कि 9 उद्योग ऐसे हैं जिसमें 74% तक इन्वेस्ट कर सकता है एक फॉरेनर। इसके अलावा 3 उद्योग ऐसे हैं जिसमें 50% तक, और 13 उद्योग ऐसे हैं जिसमें 51% तक फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकता है, जबकि पहले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ करता था। तो ये सबसे बड़ा डिसीजन लिया सरकार ने कि अब दूसरे देशों के लोग भी आपकी इंडस्ट्री में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तीसरा बेटा हम पढ़ते आ रहे थे कि यार उस टाइम पे सरकार की ही इम्पोर्टेंस थी सारी की सारी, निजी वालों पे तो कई सारे रूल रिस्ट्रिक्शंस थे। तो तीसरा जो पॉइंट है यहाँ पे यह सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका। 1956 की औद्योगिक नीति में 17 उद्योगों को सार्वजनिक के लिए आरक्षित किया गया था। अगर आपको याद हो तो हमने 1956 की औद्योगिक नीति पढ़ी थी, उसमें सबसे पहला फीचर था बेटा उद्योगों का 3 क्षेत्रों में वर्गीकरण, जिसमें मैंने आपको समझाया था कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। तो कैटेगरी ए जो थे उसके अंदर 17 उद्योग थे जिसको केवल सरकार ओपन कर सकती थी, लेकिन अब इस चीज़ को रेक्टिफाई किया गया, इस चीज़ को ठीक किया गया। सरकार को ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे अपनी इम्पोर्टेंस थोड़ी कम करनी चाहिए, तो कैटेगरी ए के अंदर जो 17 उद्योग थे उसमें अब 17 को घटाकर केवल 6 कर दिए। और ये 6 उद्योग कौन कौन से हैं? ये जो गोला बम बारूद, परमाणु शक्ति, कोयला, खनिज, ये वाले जो काम करते हैं ये वाले उद्योग हैं, और रेल। तो सरकार 17 से सीधा कितने पे आ गई? 6 पे। 11 उद्योग अपनी कैटेगरी से हटा दिए कि ये उद्योग कोई निजी वाला अगर ओपन करना चाहता है तो भाई कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रारंभ में क्षेत्र के लिए 8 उद्योग आरक्षित किए गए थे, लेकिन 1993 में इसको घटाकर 6 कर दिया गया। कह रहा है पहले तो 8 थे, लेकिन फिर सरकार को और रियलाइज़ हुआ, बाद में 1993 के बाद केवल 6 उद्योग कर दिए कि ये मैं कर सकती हूँ, इसमें कोई प्राइवेट वाला जो है नहीं आ सकता। नई उद्योग नीति में उन वर्तमान सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की समीक्षा की जाएगी जो निम्न तकनीक, लघु स्तरीय और सामरिक महत्व की इकाइयाँ नहीं हैं तथा वह सामाजिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार इकाइयों को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड अथवा अन्य बोर्डों को दृष्टि से निर्दिष्ट किया जाएगा। मतलब कि वो सरकारी इंडस्ट्रीज़ बेटा जो लॉस सफ़र कर रही हैं, घाटे में चल रही हैं और सोसाइटी को उसकी ज़रूरत भी नहीं है, तो सरकार देखेगी उनको क्या करना है, उनको बेचना है तो बेच दीजिए, ख़त्म करना है ख़त्म कर दीजिए। अगर वो समाज के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो ऐसे कोई गुड्स नहीं बना रहे जो समाज को नहीं चाहिए, तो सरकार उसको प्रॉपरली बेचने का इंतज़ाम कर रही है। और अगर वो सही हो सकते हैं, रेक्टिफाई हो सकते हैं, उनको कोई अच्छा काम करने वाला जिसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, कोई प्राइवेट वाला अगर ख़रीद ले और उसको लॉस से बाहर निकाल सके, तो सरकार डिसइन्वेस्टमेंट भी कर सकती है। वह उद्योग जो अभी भी सार्वजनिक क्षेत्र में रहेंगे उनको पहले से अधिक सहायता प्रदान की जाएगी और इन क्षेत्रों में निजी क्षेत्रों को शामिल करके उसमें प्रतियोगिता को बढ़ाया जाएगा। तो अब जो चीज़ें सरकार ने अपने लिए रिजर्व करके रख रखी थी, अब यहाँ पे निजी वाला बंदा जो है एंटर कर सकता था। ये तीसरा सबसे बड़ा डिसीजन लिया सरकार ने, जो 1956 की औद्योगिक नीति में सरकार ने अपने लिए
क्या कर रखा था, कैटेगरी ए के अंदर कई सारी इंडस्ट्रीज़ अपने नाम पे कर रखी थी। फिर एक एक्ट पढ़ा था, इसको कहते हैं MRTP एक्ट, हिंदी में इसका नाम है एकाधिकार एवं प्रतिबंधित व्यापार की सीमा। इसके अंदर क्या होता है बेटा, ये बड़े पैमाने के उद्योगों पर लागू होता है। बड़े पैमाने के उद्योगों पर जितने भी रूल रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं वो MRTP एक्ट के अंदर लगती हैं। पहले MRTP एक्ट चलता था। तो ऐसी औद्योगिक इकाइयाँ जिसमें संपत्ति के विनियोग की सीमा 100 करोड़ रुपए से अधिक है उसे MRTP फर्म कहा जाएगा। नई नीति से पहले ऐसी कंपनियों को केवल कुछ चुने हुए उद्योगों में ही प्रवेश करने की अनुमति दी जाती थी और प्रत्येक विनियोग प्रस्तावों के लिए सरकार से मंजूरी लेनी होती थी। मतलब कि अगर 100 करोड़ रुपए लगेंगे उस इंडस्ट्री को ओपन करने के लिए तो भाई उसको MRTP इंडस्ट्री कहा जाएगा और सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर सरकार बोलेगी तो वो बड़े पैमाने का उद्योग खुलेगा, अदरवाइज़ नहीं खुलेगा। तो सरकार ने ऐसी औद्योगिक विकास के लिए क्या करा, MRTP एक्ट को ही ख़त्म कर दिया गया। अब ये उद्योग बिना किसी सरकार की अनुमति के क्या कर सकते हैं, बिना किसी सरकार की अनुमति के अब इंडस्ट्रीज़ को ओपन कर सकते हैं। तो तीसरा सबसे बड़ा डिसीज़न, चौथा जो सबसे बड़ा डिसीज़न यहाँ पे लिया गया वो है MRTP एक्ट को ख़त्म कर दिया गया। इसी तरीके से पांचवें फीचर की अगर हम बात करें तो कह रहा है उद्योगों की स्थापना नीति का उदारीकरण। इसका मतलब ये है कि नई नीति में उद्योगों का स्थानीयकरण की नीति में भी परिवर्तन किया गया। हमने पीछे पढ़ा था, इस नीति के अनुसार उन उद्योगों को छोड़कर जिसके लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता है, अन्य उद्योगों की स्थापना के संबंध में उन शहरों में कोई रुकावट नहीं है जिनकी आबादी 10 लाख से कम है। मतलब जिनके लिए लाइसेंस ज़रूरी है उसको छोड़कर, वो जो 6 हमने पीछे पढ़ी है, गोला बम बारूद, सिगरेट, रसायन, ये इनको छोड़कर कोई भी इंडस्ट्री शहरों के अंदर ओपन हो सकती है। बस वहाँ की जनसंख्या 10 लाख से कम होनी चाहिए, कोई रूल रिस्ट्रिक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे उद्योग जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं और 10 लाख से अधिक आबादी वाले 23 शहरों की सीमा से 25 किलोमीटर से अधिक दूरी पर लगाए जा सकते हैं। मतलब कि दो तरीके की इंडस्ट्रीज़ है बेटा, एक तो जो इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड कर रही है, एक इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड नहीं कर रही। अगर आपका काम ऐसा है जो इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड नहीं कर रहा तो जहाँ मन है वहाँ खोल लो, और अगर ऐसा काम है जो इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड करेगा, आपकी इंडस्ट्री से इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड होगा, तो आप और ऐसी जगह पे इंडस्ट्री खोलना चाहते हो जहाँ की जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है, तो आप वहाँ से 25 किलोमीटर दूर अपनी इंडस्ट्री को ओपन कर सकते हो। अब केवल 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में उद्योगों की स्थापना के संबंध में ही सरकार से अनुमति लेने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आपकी इंडस्ट्री ऐसी है जो पोल्यूशन करती है और आप ऐसी जगह पे खोलना चाहते हो जहाँ की जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है, वहीं खोलनी है आपको, तो पहले सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये करते फीचर की छठा जो इसका फीचर है ये लिखा हुआ है परिवर्तनीय क्लॉज की समाप्ति। इसका क्या मतलब होता है, कह रहा है भारत में अधिकतर पूंजी वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर लगाई गई है। इन संस्थाओं के ऋण अनुबंध में नई योजनाओं को ऋण देते समय यह वाक्यांश लिखा होता था कि वित्तीय संस्था यदि आवश्यक समझे तो वह अपने ऋण को समता अंशों में बदल सकती है। तथापि यह धारा आमतौर पर लागू नहीं की गई है, लेकिन फिर भी निजी व्यापारियों को वित्तीय संस्थाओं द्वारा उनके अधिग्रहण के बारे में शंका बनी रहती थी। नई नीति के अनुसार अब यह प्रावधान किया गया कि अब वित्तीय संस्थाएं यह वाक्यांश लागू नहीं करेगी। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी बंदा अगर किसी भी वित्तीय संस्थाओं से क्या करता है, किसी भी वित्तीय संस्थाओं से लोन लेता है, ठीक है, तो वो पहले क्या करते थे, जैसे जब कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन होता है, जैसे कि मान लीजिए ये एक ए बंदा है, ठीक है, ये किसी भी वित्तीय संस्था से, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्या कर रहा है, ये किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रहा है। तो लोन ले रहा है तो कोई डॉक्यूमेंट वगैरह साइन भी कराएंगे ये, तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर एक चीज़ लिखी होती थी, जैसे मान लो इसको जो है 10 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा है, ठीक है, तो इस जब भी पेपर वगैरह में साइन होते थे तो इस पेपर के अंदर एक लाइन लिखी रहती थी, टर्म एंड कंडीशन जिसको कहते हैं। हम जब भी कोई साइन वगैरह करते हैं तो इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की टर्म एंड कंडीशन लिखी होती थी, और उस टर्म एंड कंडीशन के अंदर ये लिखा होता था
कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब चाहे, अगर उसको लगता है जो उसने पैसे दिए हैं वो अपने पैसों को इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकता है बेटा। इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है? इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं पहले आप ये समझिए। शेयर्स का मतलब होता है कि भाई ये बंदा, ये इसने जो 10 लाख रुपए लिया है, ये बंदा पैसा अपनी कंपनी में लगाएगा, जो भी काम स्टार्ट करेगा, तो उसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मालिकाना हक हो जाएगा 10 लाख रुपए तक का। तो ये क्लोज लिखा रहता था उस कागज़ के अंदर कि अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लगता है कि उसने जितने रुपए का भी लोन दिया है वो उसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करना चाहता है तो वो कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन ये बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि वो अगर बेटा उसने इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया तो इस कंपनी पे भी उसकी इतने % की हिस्सेदारी बन जाएगी जितने रुपए का उसने लोन दिया है, और जो भी प्रॉफिट वगैरह होगा वो सब फिर इसको भी मिलेगा। तो ये क्लॉज गलत लिखा हुआ था इन टर्म एंड कंडीशन में, तो सरकार ने इस क्लॉज को ही क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया कि भाई अब कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपनी टर्म एंड कंडीशन के अंदर ये वाली लाइन जो है मेंशन नहीं करेगा कि हम चाहें तो हिस्सेदारी जो है उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेटा इसमें आपको जो है केवल इतना ध्यान रखना है कि 1951 की जो पॉलिसी थी उसके अंदर हमने पिछली 5 जो भी पॉलिसीज़ पढ़ी हैं, उन 5 पॉलिसीज़ के अंदर जितने भी रूल रेगुलेशन टर्म एंड कंडीशन लगी हुई थी उन सबको क्या कर दिया गया, उन सबको जो है समाप्त कर दिया गया। इसके 6 फीचर्स जो मैंने आपको बताए हैं, ये 6 फीचर आपको घोल कर पी जाने हैं। सबसे पहला जो फीचर है वो है लाइसेंस को ख़त्म कर दिया सरकार ने। सरकार ने ये बोला कि अब केवल इन 7 इंडस्ट्री को छोड़कर, मैं जो बता रही हूँ, अल्कोहल, चीनी, सिगरेट, खतरनाक रसायन, दवाइयाँ और 2 और है यहाँ पे नीचे, इनको छोड़कर औद्योगिक विस्फोटक और इलेक्ट्रॉनिक रक्षा उपकरण, इन 7 को छोड़कर अगर कोई भी बंदा इसके अलावा कोई भी काम करना चाहता है तो भाई अब मेरे से तेरे को लाइसेंस लेने की किसी भी तरीके की कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है, तो ज़िंदगी के मज़े लेके अपना जो है उद्योग खोल सकता है। इन 7 काम के अलावा तेरा कोई और काम होना चाहिए। तो सबसे बड़ा डिसीज़न ये लिया। दूसरा डिसीज़न ये लिया कि पहले दूसरे देश का बंदा हमारे देश के अंदर आकर पहली बात इन्वेस्टमेंट कर भी नहीं सकता था, और कर सकता था तो उसकी भी लिमिट थी केवल 40% मैक्सिमम से मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। तो इस चीज़ को सरकार ने ठीक किया। इस चीज़ को ठीक करके इस सीमा को उद्योग के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। इस सीमा को बढ़ाकर, पहले 40% तक ही थी, तो इस सीमा को बढ़ाकर अब जो है सरकार ने क्या करा, 9 इंडस्ट्रीज़ के लिए 74%, 3 इंडस्ट्री के लिए 50 और बाकी की 13 इंडस्ट्री के लिए जो भी इंडस्ट्री का टाइप होगा उसके लिए इस सीमा को बढ़ाकर 51% तक कर दिया गया कि कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करना चाहता है इस टाइप की इंडस्ट्रीज़ में तो वो इतने % तक अब जो है इन्वेस्ट कर सकता है। तीसरा, सरकार ने अपनी इम्पोर्टेंस को कम किया। सरकार ने 1956 की औद्योगिक नीति में पहले फीचर के अंदर कैटेगरी ए में अपने लिए ये बोला था कि भाई 17 टाइप की इंडस्ट्रीज़ हैं जो केवल मैं ओपन कर सकती हूँ, कोई भी प्राइवेट वाला चाहता है तो वो ओपन नहीं कर सकता। ये सरकार ने बोला था 1956 की औद्योगिक नीति में। लेकिन फिर 1990 तक आते आते जब सरकार को रियलाइज़ हुआ यार इंडस्ट्रीज़ तो घाटे में चल रही है, लॉस में जा रही है, सफ़र कर रही है, मेरे बस की नहीं है, तो सरकार ने इसको कम करके केवल कितना कर दिया, केवल 6 इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं अब उस कैटेगरी 1 के अंदर जो केवल सरकार ओपन कर सकती है। बाकी 11 इंडस्ट्रीज़ को उस कैटेगरी ए से हटा दिया गया और वो अब निजी वाला चाहे तो वो ओपन कर सकता है। इसी तरीके से सरकार ने जो है MRTP एक्ट जो है वो बड़े पैमाने के उद्योगों पे लगता है। इसमें बड़े पैमाने के उद्योग जितने भी होते हैं जिसमें 100 करोड़ रुपए तक का निवेश किया जाता है, उनके लिए रूल रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शंस इस MRTP एक्ट के अंदर लिखे जाते थे। तो इसके अंदर अब इस चीज़ को भी समाप्त कर दिया गया कि अब कोई भी बड़े पैमाने का उद्योग बिना इस MRTP के अंदर जितने भी रूल रेगुलेशंस थे अब उसको ख़त्म किया जा रहा है। आपका जो मन है आप वो कीजिए। प्लस सरकार ने क्या करा, सरकार ने उद्योगों की स्थापना का उदारीकरण, इससे पीछे वाली जो हमने पढ़ी थी बेटा
90 वाली, उसके अंदर हमने पढ़ा था ये स्थानीयकरण की नीति, जिसमें सरकार ने पर्यावरण की तरफ ध्यान दिया था कि ये बोला था कि भाई अगर आपकी इंडस्ट्री पॉल्यूटेड करती है एनवायरनमेंट को, तो भाई आप जो है शहरों के अंदर ऐसी इंडस्ट्रीज़ को ओपन नहीं कर सकते, तो और कुछ किलोमीटर तक कुछ खोल ही नहीं सकते आप। लेकिन सरकार ने फिर इस तरफ थोड़ा लिबरल हुई, थोड़ी उदार हुई। सरकार ने ये बोला देख भाई बात ऐसी है अगर जैसी है, अगर तेरा इंडस्ट्री ऐसी है कि वो पॉल्यूटेड करती है और तू खोदना भी शहरों में चाहता है, तो भाई अगर तू ऐसी जगह खोदना चाहता है जहाँ की जनसंख्या 10 लाख से कम है, जब तक तू चल खोल लियो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर तू ऐसी जगह खोदना चाहता है जहाँ की जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है और पॉल्यूटेड भी करेगी, तो भाई तू पहले मेरे से परमिशन लियो। यहाँ तेरे को परमिशन लेने की ज़रूरत है, अगर मैं परमिशन दूंगी तो ही तू ऐसी जगह इंडस्ट्री खोल सकता है। अदरवाइज़ ऐसी लोकेशन जहाँ की जनसंख्या 10 लाख से कम है और आपकी इंडस्ट्री कोई पोल्यूशन भी नहीं करती, तो मेरे से परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिना किसी परमिशन के आप अपनी इंडस्ट्री ओपन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और पहले जितने भी बंदे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते थे, तो उस लोन के अंदर एक टर्म एंड कंडीशन ये लिखी जाती थी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब चाहे अपने लोन को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकता है, मालिकाना हक ले सकता है आपकी कंपनी के अंदर। तो सरकार को ये रियलाइज़ हुआ कि भाई ये चीज़ तो गलत है, इस क्लोज को ही ख़त्म कर दिया गया। सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ये बोला गया कि आप अपने पेपर के अंदर ये वाली लाइन जो है अब मेंशन नहीं करेंगे कि मैं अपने लोन को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकती हूँ और मालिकाना हक ले सकती हूँ। ये 6 बड़े बदलाव सरकार ने 1951 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर किया था, इसलिए इस पॉलिसी को बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। इसकी समीक्षा क्या है, इसकी डिसएडवांटेज ये हम कल पढ़ेंगे कि ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इस वाली इंडस्ट्रियल पॉलिसी को जो है बेटा बहुत ही अच्छे से पढ़ के चाहिएगा, क्योंकि ये जो है आती है, ये इसकी कमियां हैं, ठीक है। समीक्षा यहाँ पे लिखी हुई है और ये इसके यहाँ पे नई औद्योगिक उपरोक्त गुणों के अतिरिक्त नई औद्योगिक के निम्नाधार हैं, ये कुछ और है। 2-3 पॉइंट यहाँ हैं और 2-3 पॉइंट यहाँ हैं।